हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक अनदर लेक्चर। रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकता अवधारणा क्लास 11 यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 12 लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। अगर आपने वो अच्छे से देखे हैं तो आज के लेक्चर से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें हम बात करेंगे एवोगाद्रो संकल्पना की क्या यूजेज हैं, क्या उपयोग है। एवोगाद्रो संकल्पना का हमने पहले भी बात कर ली थी थोड़ी बहुत। और प्रतिशत संगठन क्या होता है, अणुसूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र क्या है, इनको कैसे निकालते हैं, क्या है, सारी बात हम करने वाले हैं। बने रहिए और पिछले लेक्चरों को देखने के बाद अगर इसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा। देखो, एवोगाद्रो संकल्पना क्या थी, हमने पहले भी बात की थी कि ताप, दाब और आयतन की समान परिस्थितियों में, ताप, दाब, आयतन की समान परिस्थितियों में गैस के अणुओं की संख्या क्या होती है, समान। मैंने लिखा भी है कि ताप, दाब, आयतन की समान परिस्थितियों में गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, मैंने ये पहले भी बताया था। इसके ये तो एवोगाद्रो की संकल्पना होगी। हमने जो हमारा दूसरे नंबर का लेक्चर था उसमें हमने बात की थी। इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, तो देखो मैं 3 उपयोग है इसके। हम लोग यहाँ बात करें, बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे काम से जो यूज के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। पहला ये कहता है एवोगाद्रो संकल्पना कि किसी भी गैस का जो अणुभार है वो उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। किसी भी गैस का जो अणुभार है वो उसके वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी बोलते हैं, वाष्प घनत्व 2 गुना होता है। ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, अभी देखेंगे। सेकंड, गैसों की परमाणुकता ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी गैस में जो गैस का फॉर्मूला उसमें कितने परमाणु हैं, उसकी एटोमेटिसिटी कितने, वो ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी गैस का अणुसूत्र भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि किसी जैसे HCl है तो HCl क्यों हुआ, NH3 का कैसे हुआ, उसकी रिएक्शन से कैसे निकालें, उसकी अभिक्रिया से किसका जो NH3 अमोनिया उसका फॉर्मूला NH3 हुआ। तो हम सारी बात करेंगे। पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाला, इसका उपयोग क्या है। लेक्चर नंबर 13 है। एवोगाद्रो संकल्पना हमने पहले भी पढ़ लिए, लेकिन इसमें हम केवल इसके उपयोग की बात करेंगे, इसके क्या क्या यूजेज हैं। मतलब मैं पूरे 11th में जितना पढ़ोगे उतना बेस्ट है, जितना भी पढ़ लो, क्योंकि पूरा हमको फाउंडेशन लेवल तक लेके जाना है सारी चीजें। ये है मतलब जो चीज पढ़ी उसको बिल्कुल जीरो से लेके और हीरो तक बनाना है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों होता है 2 गुना, ये बात करते हैं। देखो, वाष्प घनत्व बराबर ताप, दाब, व दिए गए आयतन पर, ताप, दाब दिए गए आयतन पर दी गई गैस का भार। जिस गैस का मुझे क्या ज्ञात करना है, अणुभार। मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 2 गुना कैसे होता है वाष्प घनत्व का, हमको बाद में यही याद रखना है। बटे उसी आयतन पर, हाइड्रोजन के सापेक्ष जिसको ज्ञात करते हैं, उसी आयतन पर H2 गैस का भार, उसी आयतन पर हाइड्रोजन गैस का भार। देखो, माना मैं यहां लिख देता हूं, इसको लिख दूं मैं कोष्टक में। मैं ये मान लेता हूं यहां पे कि जो आयतन दे रखा है मुझे, आयतन पर गैस के व H2 गैस के कितने अणु हैं, N अणु हैं। कितने अणु हैं, N अणु हैं। तो क्या लिख सकता हूं मैं, वाष्प घनत्व को क्या लिख सकता हूं, वेपर डेंसिटी लिख सकता हूं, उसको अंग्रेजी में वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि गैस के अणुओं का भार, ताप, दाब, आयतन की परिस्थितियों में गैस के N अणुओं का भार, गैस के N, क्योंकि कितने मान ली, कितने माना, कितने हैं, हाइड्रोजन के भी कितने अणु हैं, N है, और गैस जो जिस गैस का हम अणुभार ज्ञात कर रहे हैं उसके भी कितने हैं, N है। तो गैस के N अणुओं का भार, गैस के N अणुओं का भार बटे हाइड्रोजन H2 गैस के N अणुओं का भार, N अणुओं का भार। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस के N अणुओं का भार। ये मैंने लिख दिया, ठीक। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, वाष्प घनत्व बराबर N को बाहर ले लूं, गैस के एक अणु का भार, गैस के एक अणु का भार, बात बराबर ही है। एक को अगर N से गुना कर देंगे तो N अणु का भार आ जाएगा, बटे N H2 गैस के एक अणु का भार, गैस के एक अणु का भार, एक अणु का भार लिख सकते हैं। N से तो N कट जाएगा, क्या आएगा देखो, वाष्प घनत्व बराबर क्या आएगा, ऊपर क्या है, गैस के एक अणु का भार, N से तो N कट गया दोनों के, क्योंकि N ही माने थे दोनों की। तो गैस के एक अणु का भार, गैस के एक अणु का भार, या जिसको अणु भार भी बोल सकते हैं,
बटे, अब ये नीचे क्या रह गया, हाइड्रोजन गैस के एक अणु का भार। इसको देखो, अगर मैं आगे 2 लगा दूं और फिर लिख दूं H2 गैस के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार, सेम बात ही तो है। अरे H2 गैस के एक अणु का भार और हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार, क्योंकि हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है 1, और H2 का कितना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर ही कौन बना हुआ है H2। तो मैं लिखूं कि H2 गैस के एक परमाणु का भार और आगे 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन के एक अणु का ही तो आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को मिलने से कितना क्या बना है, हाइड्रोजन H2 का अणु बना है एक, क्योंकि जब 2 HH मिलेंगे तभी क्यों बनेगा H2, तो उसका एक हाइड्रोजन का एक होता है कि नहीं होता, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, और H2 का भी कितना होता है 2 ही होता है, H2 में 2 हाइड्रोजन है कि नहीं। तो मैं लिख दूं H2 गैस के एक परमाणु का भार और आगे 2 लगा दूं तो बात यही है H2 गैस के एक अणु का भार, क्योंकि परमाणु का कितना होता है 1 और उसको 2 से गुणा करेंगे तो H2 ही तो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 2 से भार गुणा कर दें H2 के एक परमाणु का भार, क्योंकि HH परमाणु से मिलकर क्या बना है H2 बना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, n से तो n कट गया था, ये क्या आ गया देखना, इसका मतलब अणुभार, गैस का अणुभार बराबर क्या आ गया, अणुभार बराबर आ गया 2 गुणा गैस के, इसको क्या कर देंगे इससे, क्योंकि मुझे पता है हाइड्रोजन के परमाणु का भार तो कितना होता है 1 ग्राम होता है, तो ये तो खत्म हो गया। अरे हाइड्रोजन के परमाणु का भार कितना होता है 1 ही तो होता है, 1 होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु का परमाणु भार, तो इसका मतलब 1 का तो 1 ग्राम हो गया, तो ये नीचे क्या रहेगी 2 ही रहेगी कि नहीं रहेगी। तो गैस का जो अणु भार है, एक अणु का भार है, उसके नीचे क्या रहेगी केवल 2, यहाँ बासु घनत्व पूरा करके लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है 1 होता है हाइड्रोजन का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन एटम का कितना होता है भार 1 होता है 1 ग्राम, ये तो 1 हो गया पूरा, तो नीचे 2 ही तो रह गया। तो अणु एक गैस के एक अणु का भार, मतलब जो जिस गैस का निकाल रहे उसका अणु भार बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 गुणा क्या वाष्प घनत्व, जिसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी, ये ऐसे आया। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ज्ञात किया, कैसे ज्ञात किया, सबसे पहले ये माना कि टीवी पर दिए गए गैस के आयतन पर दी गई गैस का भार, उसी आयतन पर हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात करते हैं हाइड्रोजन का भार। मैंने मान लिया कि दोनों के कितने अणु हैं उसी आयतन पे, हाइड्रोजन के भी n है और उस गैस के भी कितने हैं n है, पता नहीं कितने लेकिन n मान रहे हैं। तो गैस के n अणुओं का भार बटे हाइड्रोजन गैस के n अणुओं का भार, n को भार ले रहे तो गैस के एक अणु का भार, अगर एक अणु को n से गुणा कर देंगे तो n अणुओं का भार ही आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के n अणु का भार को n को भार ले लो, हाइड्रोजन के गैस के एक अणु का भार, n से n कट गया तो गैस के एक अणु का भार, और हाइड्रोजन गैस के एक अणु के भार को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाइड्रोजन परमाणु का भार ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि H2 किससे मिलकर बना है HH से, तो H2 में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको ऐसे दोस्तों H2 गैस के एक परमाणु का भार, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 के एक अणु का ही तो आ जाएगा। अरे हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजनों से मिलकर तो कौन बना है H2 बना है, इसको ऐसे लिख लो, चाहे हाइड्रोजन परमाणु ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का भार ऐसे लिख सकते हैं। जब 2 होंगे तो 2 हाइड्रोजन से मिलकर क्या बन जाएगा H2 बन जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना होता है 1 ग्राम होता है हाइड्रोजन का, तो ये तो 1 हो गया, नीचे केवल क्या रह गया 2, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो गैस का अणु भार निकलेगा, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या आ गया, अणु भार बटे गैस का एक अणु का भार बटे 2, जिस गैस का अपन अणु भार निकाल रहे हैं, तो अणु भार बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणा क्या वाष्प घनत्व। यही तो हम कह रहे हैं, ये क्या कहती है कि किसी भी गैस का जो अणु भार है वो उसके वाष्प घनत्व का क्या होता है 2 गुना होता है। ये आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उनमें काम आएगा, आपको ये याद रखना है। मैंने ये प्रूव करके दिखाया है कि आता कैसे है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसको लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो लिखो इसको, मैं मिटा दूँ वाष्प घनत्व वाला। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, मैं इनके सारे आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, पर आप नोट्सों को तभी देखेंगे जब आप लेक्चर को पढ़ेंगे, क्योंकि साथ में आपके पास नोट्स भी होंगे और आप लेक्चर को देखेंगे तभी आपको नोट्स समझ आएंगे। मैंने बिल्कुल 0 लेवल से और फाउंडेशन लेवल तक का तैयार किया है, ऐसे देखना नहीं कि सर ने कितने सारे क्वेश्चन लिख दिए। आप 11th क्लास में आपको सिखाने के लिए, जब आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद जो प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे उनको देखेंगे तो आप, मुझे उम्मीद है आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो एक तो कोई चीज पहली बार पढ़ रहे हैं तो सीख ही तो रहे हैं, डरने वाली बात नहीं करें ये इतना ज्यादा कैसे पढ़ा दिया, भाई सीख रहे हैं और सीखना ही डोमिनेंट है। परसेंटेज छापना हमको 11th में कोई परसेंटेज नहीं छापनी, कोई रटना नहीं है, जितना सीख सके उतना सीखेंगे और सीखना ही जीवन में काम आता है। आप जब नीट का IIT के लास्ट के क्वेश्चन देखेंगे तो आप इनको आराम से कर पाएंगे जो इस यूनिट से संबंधित होंगे, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चनों पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि कोई चीज पढ़ी उस पर क्वेश्चन कैसे, कोई चीज पढ़ी उस पर क्वेश्चन कैसे, यही एक टीचर की मेहनत दिखती है इसी चीज पर, यही करना चाहिए हम लोगों को। देखो आंसर नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का हमने अभी पढ़ लिया था कि वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है अणु भार। CO2 गैस का वाष्प घनत्व ज्ञात करो, चलो ठीक है, CO2 गैस का वाष्प घनत्व ज्ञात करना है मुझे, ठीक है। वाष्प घनत्व मुझे पता है क्या रिलेशन होता है वाष्प घनत्व और अणु भार में,
कि वाष्प घनत्व बराबर किसी भी गैस का अणुभार बटे 2, अभी निकाला था, ये अणुभार बराबर वाष्प घनत्व गुणा 2, तो मुझे CO2 का अणुभार तो निकाल सकता हूँ मैं। CO2 में कौन कौन सी स्पीसीज हैं, कौन कौन है? एक तो कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 2 है तो कितने से गुणा कर देंगे 2 से, तो 16 दूने के 32। इसका मतलब ऑक्सीजन जो CO2 का जो भार होता है वो होता है 44 ग्राम। अणु है तो अणुभार, CO2 अणु है ना, 3 परमाणु है इसमें, 2 ऑक्सीजन के, इसका तो परमाणु से मिलकर कौन बनते हैं अणु, तो ये अणु का भार। वाष्प घनत्व निकाल सकते हैं तो क्या कर देंगे, अणु भार कितना आया 44, कितने का भाग दे देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा वाष्प घनत्व 22 आ जाएगा। ठीक है, हम आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आपको वाष्प घनत्व दे देगा और मोल पूछेगा तो आप सोचेंगे कि भाई मोल दी गई मात्रा दे रखी ग्राम में, मोल कैसे निकालूं, तो वाष्प घनत्व से अणुभार निकालेंगे और दिए गए भार में अणुभार का भाग दे देंगे तो कौन आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। इसीलिए वाष्प घनत्व का रिलेशन याद रखना है कि अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व का दोगुना ही किसी भी गैस का क्या होता है, अणुभार होता है। वाष्प घनत्व और अणुभार में ये संबंध है, ये दिमाग में रखना है। देखो अगला, देखो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, एनटीपी पर 2.2 ग्राम CO2 का आयतन ज्ञात करो। अच्छा ठीक है, देखो कोई बात नहीं, सोचो क्या आएगा। एनटीपी पर 2.2 ग्राम CO2 का आपसे क्या पूछा जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है, तो बता सकते हैं हम लोग। देखो मुझे पता है कि 44 ग्राम CO2 का, 44 ग्राम CO2 का आयतन एनटीपी पर कितना होता है, क्या आप बता सकते हैं? आप पढ़ चुके हैं, आप बता सकते हैं 22.4 लीटर। मैंने बताया था आप लोगों के लिए 44 ग्राम का मतलब क्या है, 1 मोल। 44 ग्राम का मतलब 44, और CO2 का अणुभार भी कितना होता है 44, तो ये 1 मोल ही तो है इसका मतलब। और मुझे पता है कि 1 मोल गैस एनटीपी पर कितना आयतन घेरती है 22.4 लीटर। यहाँ ग्राम में मात्रा दे रखी, इसलिए मैंने 1 मोल को 44 ग्राम लिख दिया। 44 ग्राम CO2 का मतलब CO2 का 1 मोल ही है, क्योंकि CO2 का अणुभार भी कितना 44 और दी गई मात्रा भी 44, तो दी गई मात्रा बटे अणुभार क्या आएगा मोल। तो 1 मुझे पता है, मैं पढ़ चुका हूँ पहले मोल कॉन्सेप्ट में, 1 मोल एनटीपी पर कितना आयतन घेरती है, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक दाब व ताप पर कितना आयतन घेरती है 22.4 लीटर। ठीक है, अगर ये इतना घेरती है तो 1 ग्राम कितनी घेरेगी CO2, क्या कर देंगे 22.4 बटा 44, दे कितना रखा है 2.2 ग्राम, तो 2.2 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा। अरे 44 ग्राम का 22.4 होता है, ये वेल नोन है, मैं इसको जानता हूँ। 1 मोल इतना घेरती, ग्राम में दे रखा है इसीलिए मैंने मोल की जगह ग्राम लिख दिया कि 44 ग्राम CO2 का मतलब CO2 का 1 मोल ही है। ठीक है, 1 मोल इतना आयतन घेरती है एनटीपी पर 22.4 लीटर। मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ, दिमाग में फिट कर ले इस चीज़ को। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना घेरेगी 22.4 बटे 44, तो 2.2 ग्राम कितना घेरेगी, तो क्या 22.4 बटे 44 गुणा कितने से गुणा कर देंगे 2.2 से, जितना भी आपका आंसर आ रहा होगा आप लोग 1.17 के आसपास आएगा, इसको लिख लें। ठीक है, 1.1 के समथिंग आएगा मेरे ख्याल है ना। इसको काट दो, वो तो 10 आ जाएगा, ये 2 बार कट जाएगी, ये 0 200, ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1.12 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा क्या लीटर। ठीक है, कि 44 ग्राम इतना घेरती है तो 2.2 कितना घेरेगी 1.12। वैसे भी दिख रहा है, देखो 44 घेर रही है, इतना 44 का आधा होता है 22.4, तो 2.2 का आधा 1.1। वैसे भी आंसर आ गया कि नहीं आ गया। 44 ग्राम का कितना होता है 22.4 लीटर होता है, तो यहाँ जितना दे रखा है उसका आधा ही तो होता है बिल्कुल। ये तो CO2 दे रखी, कोई और दे रखी होती तो दिमाग लगा दे, 2.2 का कितना हो जाता 1.1। निकाला है हमने, ये तो वैसे दिमाग लगाने वाली बात है, अगर जल्दी से जैसे करना हो तो। ठीक है, कि यहाँ आधा आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसका क्या आ जाएगा आधा। 44 ग्राम का यहाँ 22.4 आ रहा है, तो यहाँ 2.2 का कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। हम लोग इसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ ग्राम में मात्रा यही हो, कुछ और भी हो सकता है। चलो यहाँ तो CO2 दे दी, तो ये कर सकते हैं इस चीज़ को आराम से। देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला। थर्ड वाला देखो, आप लोग इसको लिखो, फिर थर्ड वाले को देखते हैं। लिखो, इसको लिख लिया, देखो थर्ड वाले देखो, उसको मिटा देता हूँ मैं ना, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। मैं नोट्स तो उपलब्ध कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को जो समझाया है वो नोट्स में मिलेगा, बशर्ते आप बस पढ़ते रहे हैं, है ना। बिल्कुल आपको परफेक्ट करना है, डरना नहीं। जिस चीज़ से डर लगता है उससे भागो मत, नहीं तो आप चिपक जाएगी एक दिन आके। जो चीज़ कठिन लग रही है उसमें उतना ही घुस जाओ, कतई लगा दो मुड़, घुस जाओ बिल्कुल। देखो आंसर नंबर थर्ड, यदि 1.25 लीटर गैस का भार इतना है तो गैस का अणुभार ज्ञात करो। ठीक है, अब कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब वो गैस का अणुभार पूछ रहा है। कितनी गैस का अणुभार, कुछ नहीं दे रखा, तो 1 मोल का बोल रहा है। 1 मोल गैस का निकालो, कैसे निकालें देखो। 1.25 लीटर
गैस का भार कितना है 3 ग्राम, तो 1 लीटर का कितना होगा 3 ग्राम बटे 1.25। ये तो कंफर्म वेल नोन है कि 1.25 का मुझे दे रखा है 3 ग्राम, तो मैं बोल सकता हूँ 1 लीटर का कितना होगा। अब मुझसे गैस का अणुभार पूछ रहा है तो उसके 1 मोल का भार पूछ रहा है, और 1 मोल में कितना आयतन होता है बार बार बता चुका हूं 22.4 लीटर। अगर वो पूछता है कि 2 मोल का निकालो तो यहाँ कितना हो जाता 44.8। मुझे पता है कि जो 1 मोल गैस होती है, 1 मोल गैस एनटीपी पर कितना आयतन कवर करती है 22.4 लीटर। 22,400 ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ई लीटर में दे रखा कि इतना ग्राम है, तो 1 लीटर का कितना होगा इतना, तो गैस का अणुभार पूछ रहा है। अब कुछ नहीं दे रखा तो 1 मोल का, 1 मोल का कितना आयतन घेरती है 22.4, तो 22। और पूछता है कि 2 मोल गैस का भार या अणुभार निकालिए, तो 22.4 को कितने से गुणा कर देते 2 से, 44.8 आ जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मोल कितना आयतन घेरती है 22.4। यहाँ लीटर में दे रखा है इसलिए इसको भी लीटर में लिखा। 1.25 गैस का भार 3 ग्राम, 1 लीटर का कितना होगा इतना, तो 22.4 लीटर, मतलब उसके 1 मोल का ही भार आ जाएगा इससे। 22.4 का कितना होगा 3 बटे 1.25 गुणा क्या 22.4। इसको गुणा करो कितना आएगा, देखो 125 से 224 काट दो, आप लोग काट सकते हो आप लोग, यहाँ 10 और यहाँ आ जाएगा 100, 1 से 1 कट गई, ठीक है। 25 पंज 125, 25 नम्मा ये, ठीक है, 9 पंज से 45, ये लगभग आ जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे 57 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कुछ ग्राम में उसका क्या आ जाएगा अणुभार आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 मोल का तो कितना लिखना है यहाँ पर 22.4। अगर बोलता है कि 2 मोल का अणुभार निकालो तो 22.4 को कितने से मल्टीप्लाई कर देते 2 से, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मोल कितना आयतन घेरती 22.4, तो 2 मोल कितना घेरती 44.8 घेरती कि नहीं घेरती, तो आप लोग इसको कर सकते थे, ठीक है। ऐसा इसको करना है। देखो ध्यान से एक बार और देख लो अच्छे से, है ना, फिर हम आगे बात करेंगे, देख लो, ठीक है, और इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। देखो इसको, देखो दूसरा उपयोग अवोगाद्रो संकल्पना। पहला तो बात घनत्व और अणुभार में रिलेशन, दूसरा गैसों की परमाणुकता निकालना। गैसों की परमाणुकता, परमाणुकता को अंग्रेजी में बोलते हैं एटोमेटिसिटी। परमाणुकता, उसमें कितने परमाणु हैं, परमाणुकता। यहाँ लिख देता हूँ मैं कोई गैस और यहाँ उसकी परमाणुकता। इसमें बोलता O2, O3, NH3, CO2 या आधा O2। आप बोलते हैं कि इसकी परमाणुकता कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। जितने नंबर ऑफ परमाणु हैं उसमें, इसमें कितने परमाणु ऑक्सीजन के 2, इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी 2। इसमें O कितने हैं 3, तो कितनी आएगी 3। NH3 में कितने, एक तो नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो कितने आएंगे टोटल परमाणुकता है परमाणु 4। CO2 में कितने आएंगे 3 आएंगे। हाफ O2, अब आपको दिख रहा है हाफ O2 होता तो कितने परमाणु आते 2, हाफ O2 का मतलब आधा, तो कितना आएगा इसमें 1 आएगा। इसकी परमाणुकता कितनी आएगी 1। अरे आएगी कि नहीं आएगी, देखो अगर O2 होता तो 2 परमाणु होते तो 2 आ जाती, लेकिन आधा है, O2 का आधा तो O ही होता है, तो कितनी आएगी 1 ही तो आएगा कि नहीं, 1 ही वो तो आएगा कि नहीं आएगा। चलो ठीक है। 3rd नंबर का जो इसका यूजेज है वो गैसों का अणुसूत्र निकालना। गैसों का अणुसूत्र, उनका जो एक्सल सूत्र है वो क्या होगा। मैं लिखता H, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, H2 + Cl2 = 2HCl, ठीक है। क्या दिख रहा है, इसका कितना अणु भाग ले रहा है, 1 अणु। बैलेंस है ना रिएक्शन, देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 Cl 2 Cl। इसका कुछ नहीं लग रहा तो 1, कुछ नहीं लग रहा तो 1, जिसको हमने रस समीकरण मिति गुणांक बोला था, पढ़ चुके हैं। सब लेक्चरों को कंटिन्यू ऑर्डर बाय ऑर्डर देखना है, ये दिमाग में रखना है मेरे भाई और बहनों, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये दिमाग में रखना, बस पूरा फर्स्ट से लेके एंड तक जाना है, सारी चीज आ जाएगी, सार्थक अंक वार्थक अंक जो भी, बस आप देखते रहें। मैं इतना मतलब बहुत लेवल पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल 0 से आगे तक ले जा रहा हूँ, बस आप सबको देखें, ऐसी नहीं चीज़ों को आधे से ही छोड़ दिया। आधे से खाना खा के उठते हैं तो फिर भी अच्छा नहीं लगता ना तो पेट बढ़ता है। तो ऐसी शिक्षा भी एक भोजन है जिसको अच्छे से ग्रहण करो, शिक्षा भी एक रोमांस है जिसको जियो, मतलब पढ़ो, मतलब दिल से कोई चीज़ होती है तो
पूरी कायनात, शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा ना आप लोगों ने। इसका एक अणु और इसका भी कितना अणु है, एक अणु, और इसके कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु, ठीक है। अगर मैं इसको सरलानुपात में लाऊं, 2 का भाग दे दूं सब में, इसका कितना अणु हो जाएगा, आधा अणु, इसका भी कितना हो जाएगा, आधा अणु, और इसका कितना अणु बनेगा फिर, 1 अणु। क्योंकि जब इसका 1 कर रहा था 1 के साथ तो कितने बन रहे थे, 2, जब आधा करेगा आधे के साथ तो कितना बनेगा, 1। अब देखो इससे सरल अनुपात आ सकता है क्या, आधा अणु का मतलब H2 का कितना, H, अरे H2 का एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु, 2, तो आधे अणु में, एक अणु में तो 2 H थे, H2, आधे में कितने होंगे, 1, तो 1 आया। एक Cl2 के एक अणु में कितने Cl थे, 2, तो आधे Cl में, आधे Cl2 में, Cl2 1 था जब, तो 2 Cl थे, तो आधे में कितना होगा, 1 Cl, तो क्या आ जाएगा, HCl। तो ये इसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, HCl। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ठीक है। अमोनिया निर्माण की विधि है, बैलेंस है, 3 दूनी 6, 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन, ठीक है, बैलेंस। इसका कितना अणु भाग ले रहा है, 1 अणु, इसके कितने अणु भाग ले रहे हैं, H2 के 3 अणु, इसके कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु। मुझे देख रहे हैं ये संतुलित समीकरण से सरल अनुपात में लाना, 2 का भाग दे दो सब में, 2 का भाग लगाने पर कितना आएगा, इसका आधा अणु, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला लाना है ना, तो कैसे लाएं फॉर्मूला, 2 का भाग दो, आधा, इसका कितना आएगा, 3/2 अणु, इसका कितना बनेगा फिर, 1 अणु, क्योंकि 2 का भाग देंगे इसमें तो 1/2 ही आएगा, 3 अणु में भाग देंगे तो 3/2 आएगा, और 2 अणु में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग लगाने पर तो वो कितना आएगा, 1 अणु आएगा। देखो इससे मैं इसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जो क्रियाकारक की साइड में जो उत्पाद बना रहे हैं, इधर जो क्रियाकारक होते हैं उन्हीं से फॉर्मूला आएगा। देखो 1 अणु में क्या था, 1 अणु N2, आधा अणु N2 का मतलब कौन, N, अरे 1 अणु में कितने नाइट्रोजन थे, 2, N2 का मतलब N और N, तो आधे में कितने होंगे, 2 से 2 कट जाएगी, इस वाले से नीचे 2, तो कितना रह गया, N। 3 अणु में कितने H2 थे, कितने हाइड्रोजन थे, 3 में कितने थे, 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन परमाणु थे कि नहीं थे, 3 में। अब यहां 3 क्या रह गया, 2, जस्ट हाफ रह गया। अरे 3 में कितने हाइड्रोजन के परमाणु थे, 6 थे, 3 दूनी के 6, H कितने थे, 6 थे। अब यहां 3/2 रह गया, तो 2 से 2 कट जाएगी, तो कितने H रह जाएंगे, 3, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, NH3। यही क्या होता है, अमोनिया का क्या होता है, फॉर्मूला होता है अमोनिया गैस, जो कि सरल अनुपात करने से, 2 का भाग देने से आया है। ये आवोगाद्रो के अकॉर्डिंग ही आया है। कैसे आया, ये तो हमारे एक संतुलित समीकरण थी, इससे मुझे फॉर्मूला लाना है कि उसका एक्चुअल फॉर्मूला सूत्र क्या है। 1 अणु 3 अणु से क्रिया कर रहा है, तो 2 अणु NH3 के बन रहे हैं, ठीक है। ये आया वैसे तो NH3 बना, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला इससे कैसे आया, तो ऐसे ही आया, तभी इसको मैंने ये इसका 2 का भाग दे दिया तो 1/2, 3 में भाग दे दिया तो 3/2, 2 में भाग दे दिया 2 का, तो 1 आ गया। अब देखो 1 में तो N2 था, 1 था, अब आधा होएगा तो N रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, 3 जब यहाँ लिख रहा था तो H2 था, लेकिन यहाँ 3/2 आ गया, इसका मतलब जस्ट आ जा, तो H2 का आधा H के नहीं H, तो 3 आगे लग रहा है, तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, 3, तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। इसका क्या बन गया फॉर्मूला। ये आवोगाद्रो संकल्पना की क्या थी, यूजेस थे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रतिशत संगठन क्या है, अणुसूत्र क्या होते हैं, मूल अनुपाती सूत्र क्या होते हैं, किसी के प्रतिशत में मात्रा दे रखी है तो उसका अणुसूत्र कैसे निकालें, मूल अनुपाती सूत्र दे रखा है तो अणुसूत्र कैसे निकालें, अणुसूत्र दे रखा है तो मूल अनुपाती सूत्र कैसे निकालें, ये क्या होते हैं, कैसे इनको देखें कि कौन सा अणुसूत्र है, कौन मूल अनुपाती सूत्र है, इसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, पुराने लेक्चरों को ऑर्डर वाइज देखें, सबके नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, पर नोट्स तभी समझ आएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, जितनी भी वीडियो 1 नंबर से लेके और अब तक बनी हो और आगे भी बनेगी। तो बिल्कुल पूरे हमने लास्ट जो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको तैयारी करने में परेशानी नहीं हो। जब आप कोई चीज़ों को डायरेक्ट फेस करेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए पहले ही देख लो, पहले ही जो चीज़ डरने वाली उससे पहले ही डर लो, तो उसका डर ही खत्म हो जाए। अगर सामने एक साथ
एक साथ ही कोई चीज़ आई, बाढ़ आई एक साथ, तो फिर भाग रहे हैं। पहले इंतजाम कर लो कि बाढ़ आएगी तो मुझे कहाँ सेट होना है। तो जब बाहर आएगी, जब एग्ज़ाम आएंगे, जब आप नीट का, IIT का एग्ज़ाम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि हमको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, तो फ़ायदा होगा भाई, ज़रूर होगा, लेकिन उसको पूरा दिल से देखना है और पढ़ना है। और मैं आपको बिल्कुल सारे जितने भी यहाँ जैसे लैंग्वेज वगैरह नहीं लिख पाते, नोट्स अच्छे से नहीं बना पा रहे, जो भी आप रफ में लिखें, मैं आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।